हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई डिटरमिनेंट्स में आज हम लोग करने वाले हैं बेसिकली लेक्चर 1 पे जेई प्रॉब्लम्स, है ना। तो सो फार हम लोग ये दोनों लेक्चर 1 पे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, लेक्चर 1 पे बेसिक प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। सो लेक्चर 1 पे जेई प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं जो कि बेस्ड ऑन टॉपिक डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन मेथड, सीरीज डायग्राम मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, 2024 में जेई मेंस में सवाल पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, मैट्रिक्स जो सी है वो ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज है, एक्स मैट्रिक्स जो है वो ए ट्रांसपोज इंटू सी स्क्वायर इंटू ए है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एक्स बताइए। तो कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व, हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। सो देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, एक्स मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो ए ट्रांसपोज इंटू सी स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स है। ठीक है, राइट है क्या? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको छोटी सी दो बात बता रहा हूँ, ठीक है, वो आगे चल के मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर भी बताऊंगा। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का और ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल होता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, अगर ए एंड बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, ठीक है ना, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, राइट है क्या बच्चों? चलिए, सो राइट। और एक तीसरी प्रॉपर्टी है ना, मतलब हालांकि ये मैं आगे भी कराऊंगा आपको, बट स्टिल यहाँ पे भी करवा रहा हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको, ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये लिया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमको उसने डिटरमिनेंट ऑफ एक्स पूछा है, तो यानी कि हम बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेंगे। ठीक है, बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस पार्टी का भी डिटरमिनेंट हो गया, इस पार्टी का भी डिटरमिनेंट हो गया, क्योंकि सारे के सारे 2x2 मैट्रिक्सेस हैं, है ना, अगर आप चेक करोगे। और इस पार्टी का भी डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये और ये तो इक्वल होता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए तो इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब अब मुझे इस डिटरमिनेंट ऑफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ सी का वैल्यू निकाल के होल स्क्वायर करके मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का एक तरीके से फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब मेरी जो ख्वाहिश है वो क्या है। अच्छा, मैं आपको चीज़ों को जब समझाता हूँ, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, आप 1 मिनट के अंदर खुद से सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप क्योंकि एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तो इस क्वेश्चन को या फिर इस जैसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस को अभी आपको समझने में, है ना, खुद से सॉल्व करने में 5-5 मिनट भी लग जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी आप चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। तो किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर ये वाली बात है, सर आप इतने टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हो, वहाँ तो बहुत जल्दी करना होता है, तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट टेक्निक्स नहीं है ना, कि भाई हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ, ये कोई बैंक और एसएससी का पेपर थोड़ी है, इट्स इंजीनियरिंग एग्जाम, है ना, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी होगी। कल को वो उतनी डेवलप हो जाएगी कि आप टफ क्वेश्चंस भी, ठीक है ना, कंपैरेटिवली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो अब इसका वैल्यू निकालना है मेरे को, उसके लिए मुझे डिटरमिनेंट ए चाहिए, डिटरमिनेंट सी का स्क्वायर चाहिए। तो डिटरमिनेंट ए तो मैं सिंपल निकाल सकता हूँ, कितना, दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस -1, तो यानी कि डिटरमिनेंट ए तो 3 हो जाएगा। अच्छा, डिटरमिनेंट सी कितना होगा भैया, तो सी मैट्रिक्स क्योंकि ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज है, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालना है, तो इट मीन्स इस पूरे का डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट तो एक ही होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने पास अभी भी 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा भैया, 1 इंटू 1 1 -0, तो यानी कि इट विल कम आउट एज 1, तो डिटरमिनेंट सी 9 हो जाएगा। चलिए, तो अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। डिटरमिनेंट ए 3 का स्क्वायर
इंटू डिटरमिनेंट सी इज 9 का स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से 9 का क्यूब हो जाएगा, तो वी कैन से 729 विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर. सो व्हाट विल बी द आंसर बच्चों? सेकंड, 729 विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है क्या? वंडरफुल बच्चों, बहुत बढ़िया. सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, मतलब इससे बेसिक क्या ही होगा, ठीक है ना. इट्स अ बोर्ड्स लेवल क्वेश्चन, ठीक है, जो 2024 में आपको फरवरी यानी कि वही जनवरी शिफ्ट में आपसे पूछा है, ठीक है. साथ में आप थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए भैया ना, ये वाली चीज़ आप नोट कर लीजिए प्लीज़, प्लीज़ 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 नोट कर लीजिए, ठीक है. ओके ओके ओके, ठीक है. चलिए, सो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या? चलिए, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल है ना, मैंने इतने क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं कि हाँ आपको करने में मज़ा आएगा, और है ना पूछे भी गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. चलिए स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि भैया जेईई एडवांस में पूछा गया 2017 में, ठीक है. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं, है ना, जेईई एडवांस के पेपर में. तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स विद द रियल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दे रखी हैं, ठीक है. कह रहा है इनमें से कौन सी मैट्रिक्स ऐसी हैं जो किसी दूसरी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकती. इनमें से कौन सी मैट्रिक्स ऐसी हैं जो किसी दूसरी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकती. तो देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स लेट्स से y है और ये किसी दूसरी मैट्रिक्स का स्क्वायर है, तो फिर इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या लक्षण होंगे ना, क्या क्या लक्षण होंगे. तो लक्षण का पता हम कैसे कर सकते हैं भाई? टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड. तो इसका मतलब डिटरमिनेंट एक्स स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो डिटरमिनेंट y है, जो कि कल तक भाई y मैट्रिक्स क्या थी? किसी दूसरी मैट्रिक्स का स्क्वायर थी, और हम इस y मैट्रिक्स का लक्षण ढूंढ रहे हैं. तो इस y मैट्रिक्स का लक्षण क्या है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो किसी दूसरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, यानी कि y मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा. तो अब हम इन चारों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, राइट. जिसमें भी डिटरमिनेंट नेगेटिव आ गया, यानी कि वो किसी भी दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है. तो आइए जरा यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालते हैं. तो सरस डायग्राम मेथड से. अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ. अगर कभी भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ना, लेट्स से A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेट्स से A B C, या ना, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स. तो डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी नथिंग बट A इंटू B इंटू C. डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके, है ना भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स का, देखिए ये जो छोटी छोटी बातें मैं राइट साइड में लिखवाता हूँ ना आपको, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो कभी भी अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट आप सीधा निकाल सकते हैं A इंटू B इंटू C, यानी कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ पे इस केस में हमें कुछ भी सरस डायग्राम मेथड या फिर एक्सपेंशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है. इस केस में डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा, है ना भाई. इस केस में जो डिटरमिनेंट है वो 1 हो जाएगा. इस केस में डिटरमिनेंट जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा भैया? इट्स 1. इस केस में जो डिटरमिनेंट है वो -1 हो जाएगा, और इस केस में डिटरमिनेंट भी -1 हो जाएगा, ठीक है ना. तो यानी कि हमारे पास, हमसे उसने क्या पूछा था कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकती. तो देखो, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर होगी तो उसका डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना. यानी कि अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव आ गया तो वो फिर किसी दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकती. तो इन दोनों केसेस में, ठीक है ना, डिटरमिनेंट नेगेटिव 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स किसी भी दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकती. एंड देन आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है भैया. क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बताइएगा. वेरी गुड, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा, है ना. इस जानकारी को तो प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है. ओके, चलिए. इसमें कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर ये सारी की सारी डायगोनल मैट्रिक्स थी. तो डायगोनल मैट्रिक्स में, है ना, जनरली क्या होता है भैया, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा. डायगोनल मैट्रिक्स में अगर A इज डायगोनल, लेट्स से A B और C है, तो A स्क्वायर जो है वो डायगोनल A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर होगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे कुछ बच्चे ये वाला लॉजिक भी लगा रहे होंगे कि सर
देखिए ये एलिमेंट किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, राइट। ये एलिमेंट किसी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये एलिमेंट किसी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो कुछ बच्चे बी, सी और डी तीनों ही आंसर बता रहे होंगे, है ना। लेकिन मेरे भाई एक बात समझिए कि अब हम सिर्फ एक एंगल से इस आंसर को निकालने की सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि उसने कहा कि भैया हमें रियल एंट्रीज लेके चलनी है, ये आई स्क्वायर है ना बराबर -1 हो सकता है, यानी कि आयटा शुड बी वन ऑफ द मेंबर और एंट्री, यहाँ पे भी आयटा शुड बी वन ऑफ द मेंबर यानी कि एंट्री। उस हिसाब से तो ये सारे ही आ सकते हैं, तो उस कंसिडरेशन से ये भी कैन बी, है ना, द स्क्वायर ऑफ द सब मैट्रिक्स, ठीक है। बट आयटा नहीं हो सकता, रियल एंट्रीज की बात चल रही है। तो सर अगर आयटा नहीं हो सकता तो फिर यहाँ पे ये किस स्क्वायर मैट्रिक्स में इस जगह पे -1 आया है। तो देखो ये हमारा सोचना है, हम सोच रहे हैं कि सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स की ही डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है, राइट। ये हमारा भी सोचना है, ऐसा सोचना है हमारा। बट ऐसा नहीं है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके डायगोनल मैट्रिक्स आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम लोग एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल से मल्टीप्लाई करके डायगोनल ला सकते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन वहाँ पे वो स्क्वायर की बात कर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। ओके चलिए, तो जेईई एडवांस 2018 में ये सवाल पूछा गया सर, ठीक है। जेईई एडवांस 2018 में ये सवाल पूछा गया है। क्या कह रहा है सर, एक तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेंडेंसी हर बच्चे की होनी चाहिए, है ना। हर बच्चा वीडियो को पॉज करे, एकदम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है। ओके तो क्या कह रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं कि यार लेट पी बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। पी एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके एंड 3/3 ऑर्डर का मतलब क्या भैया, कि इसका मतलब देयर विल बी 9 एलिमेंट्स, ठीक है। ओके और किसी भी प्लेस पे, है ना, यू कैन पुट, है ना, आप किसी भी प्लेस पे इस सेट से एलिमेंट्स रख सकते हो, यानी कि आप या तो -1 रख सकते हो, राइट, या फिर आप 0 रख सकते हो, या फिर आप 1 रख सकते हो, किसी भी प्लेस पे, एनी प्लेस पे, है ना। इस तरह का एक बेसिक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। कह रहे थे द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट P क्या होगा। तो मान के चलिए ये मैट्रिक्स P जो है वो A B C D E F and G H I हो गया, राइट। और हम इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट P कितना होगा भैया, सेरस डायग्राम मेथड से बता देंगे। सो A E I प्लस B F G, राइट, प्लस C D H माइनस G E C माइनस H F A और माइनस I D B, है ना, ठीक है। अच्छा अब अगर कोई भी एलिमेंट -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, एंड मिनिमम कितना हो सकता है, -1। प्रोडक्ट ऑफ 3 मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। अगर मैं किसी भी प्लेस पर -1 या 0 या 1 डाल सकता हूं, तो मेरी कोशिश क्या होगी कि जो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं उन जगह पे -1 आ जाए। क्यों, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पूछा गया है, और इन जगह पे मैं 1 लाने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि मेरे पास जो है डिटरमिनेंट मैक्सिमम आ जाए, उसकी वैल्यू 6 आ जाए, ठीक है ना। बट मेरा कंट्रोल तो है नहीं, ऐसा तो मैं चाहता हूँ सिर्फ। तो इसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे मैं चाहता हूँ उस तर्ज पे ही मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ पुट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो भैया A E I, है ना, यहाँ पे मैंने A को 1 रखा, E को 1 रखा, I को 1 रखा, है ना। मैक्सिमम चाहता हूँ मैं 1 हूँ, तो यानी कि इधर भी मैं 1 रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या। सो यहाँ पे देखिए A E I की जगह मेरा 1 आ गया, ठीक है, और B F और G ये भी 1 1 1 हो गया, ठीक है।
ओके नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जो नेगेटिव वाली क्वांटिटीज़ हैं ये पॉजिटिव बना जाए क्योंकि कुछ घटे ही नहीं, ठीक है। तो मैं C की जगह अगर मैं -1 रख रहा हूँ, H की जगह भी मैं -1 रख रहा हूँ और D की जगह भी मैं -1 रख रहा हूँ, तो C की जगह मैंने -1 रखा, D की जगह मैंने -1 रखा, H की जगह मैंने -1 रखा। तो देखो मेरे पास फाइनली आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, 1 × 1 × -1 यानी कि +1 +1 +1, यानी कि मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और -1 दैट इज 5 - 1 4, तो 4 शुड कम आउट एज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 4 हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा प्लीज। हाँ जी सर, राइट है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो सकते हैं, है ना, कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि इस एंटायर वन शॉट की अगर हम लोग बात करें, मतलब एंटायर चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग जो हैं मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस को कवर करते चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा पर्पस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। एक बार वो डेवलप हो गया तो फिर हम लोग टफ से टफ क्वेश्चंस में अपने लॉजिक को अप्लाई करके और बेटर लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, जबकि पेपर की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। पेपर के अंदर जो अगर आप बात करो कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो लगभग 20% रहेंगे, 80% क्वेश्चंस आर डूएबल क्वेश्चंस, कि आप उनको कर सकते हो, है ना, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो होता क्या है कि वो जो डूएबल क्वेश्चंस हैं हम उनकी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते, सिर्फ उन 20% क्वेश्चन की वजह से जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहते हैं और ना हमसे वो सॉल्व हो पाते, और उनकी वजह से हम अपना मोरल भी डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। सो वो हमारा लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट जितने क्वेश्चन हमसे, है ना, एक मॉडरेट एफर्ट के साथ सॉल्व हो जाते हैं, हम लोग एटलीस्ट वो सारी तो प्रैक्टिस करें। तो इसके बाद ये जो सीरीज़ चल रही है, उसके बाद हम लोग फाइनली जब एग्ज़ाम नज़दीक होंगे तो रिवीजन प्लस टॉप जो क्वेश्चंस हैं, है ना, टॉप 20 टॉप 30 फ्रॉम एवरी चैप्टर, उनका प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन व्हेन देयर विल बी एडवांस्ड एग्जाम, ठीक है, तो हम लोग एडवांस लेवल के लिए जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, क्योंकि एडवांस में क्योंकि अगर हम लोग मेंस बहुत अच्छे खासे लेवल पे प्रिपेयर्ड हैं तो बेसिक क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे। तो बेसिकली अगर जब हम लोग बात कर रहे हैं एडवांस की, तो एडवांस में वो क्वेश्चंस, ठीक है, जो चैलेंजिंग हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और प्रीवियस कई सालों में उनका एक ट्रेंड भी देखा गया है, वो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो कई मल्टीपल लेवल्स में हम लोग तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ जो एडवाइस करता हूँ और करता रहूँगा कि प्लीज़ आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो PYQ की किताब है उसके अंदर 5-6 हज़ार क्वेश्चन होते हैं, है ना, उतना पॉसिबल नहीं है। तो भाई लास्ट 3 ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर अगर आप JEE मेंस की बात कर रहे हो तो लास्ट 3 ईयर JEE मेंस के आप PYQs ज़रूर करो। वो 3 ईयर्स के अंदर क्या होगा ना कि लगभग सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ, मतलब आपको कुछ करने की फिर एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, आप उस लेवल पे प्रिपेयर्ड हो जाओगे। कोई बच्चा अगर लास्ट 3 ईयर्स के सॉल्व कर सकता है ना JEE मेंस के क्वेश्चन, राइट, तो लास्ट 23 ईयर्स के भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। और लास्ट 3 ईयर्स में आप मान के चलो कि एक साल में 2 शिफ्ट होती हैं और एक शिफ्ट में ही एक चैप्टर से, है ना, आप 10 क्वेश्चंस मान लो। मतलब जो जनवरी अटैम्प्ट होता है, मैं गलत बोल गया क्या? हाँ, एक साल में 2 अटैम्प्ट होते हैं और एक अटैम्प्ट में लगभग 10 से 12 शिफ्ट होती है, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी मान के चलो। तो आप ये मान के चलो कि मान लो अगर आप 2025 के कर रहे हैं तो जनवरी अटैम्प्ट से आपको किसी भी चैप्टर से जो है 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर वही अप्रैल अटैम्प्ट में आपको 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो लगभग 24 क्वेश्चन हो गए। तो 2024 में भी आपको JEE मेंस के 24 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2023 में भी आपको 24 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 72 क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। प्लस एट मैक्स आप जो JEE एडवांस्ड है, क्योंकि देखो जो IIT JEE के जो क्वेश्चन होते थे वो उतने खूबसूरत नहीं है, है ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो JEE एडवांस मतलब 2013 से 25 तक ये 12 साल के क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो ये टोटल तो आपको करना ही है, हर चैप्टर को समझने के बाद आप इतना तो मिनिमम करें ही करें,
ठीक है ना, इतना तो आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, वंडरफुल। तो देखते हैं भैया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर कह रहा है द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स। अगर ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका ट्रेस 3 है। अच्छा, ट्रेस 3 है तो मान लो एक एलिमेंट, भाई ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो एक अगर x हो गया तो अपन दूसरे एलिमेंट को 3 - x मान सकते हैं ना, और इसको लेट्स से मैंने a बोल दिया, इसको मैंने लेट्स से b बोल दिया। ठीक है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स अगर 3 है तो यानी कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स 3 होना चाहिए। तो एक को मैंने x मान लिया, एक को मैंने 3 - x मान लिया। कह रहा है एंड द ट्रेस ऑफ a क्यूब, ट्रेस ऑफ a क्यूब कितना दे रखा है बच्चों, -18। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट a बताइए। तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू बताना आपको। अच्छा, डिटरमिनेंट a अगर देखें तो होगा क्या, इट इज x × 3 - x, राइट, -ab। ठीक है, तो मतलब इट इज 3x - x² - ab का मेरे को वैल्यू चाहिए ना, या तो कुछ ऐसा मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू है। अब ट्रेस ऑफ a क्यूब -18 दे रखा है, तो मुझे कुछ यहीं से ही उम्मीद है कि शायद इसको ही कुछ सॉल्व करके कुछ काम बनेगा, है ना, तभी हम उस वैल्यू पर पहुंच पाएंगे। तो देखो भैया, पहले तो a² देख लो क्या होगा, इट इज axab 3 - x। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, रिपीट हो जाएगी। सो a² कितना हो गया, इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x² + ab, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इट इज xa और प्लस a × 3 - x, तो यानी कि 3a - ax हो जाएगा ना। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो a × 3a - ax है ना, तो ये इससे ख़त्म भी हो गया चाहे। ठीक है ना, तो इसको खाली 3a बोल देते हैं ना, खाली 3a बोल देते हैं। चलिए, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो bx प्लस b3 - bx है ना, b3 - bx, तो bx ख़त्म हो गया bx से, तो यानी कि 3b रह गया आपके पास, है ना। चलिए, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो इट्स ab प्लस, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम इट्स ab प्लस 3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास a² हो गया भैया, है ना। चलिए, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, a³ चाहिए, जिससे कि मैं उसका ट्रेस निकाल के -18 से कंपेयर कर सकूं। सो a³ कितना होगा मेरे पास, इट इज़ दिस सेम वैल्यू, है ना। भाई जगह चाहिए होगी तो थोड़ा सा इसको लेफ्ट में खिसका सकते हैं क्या, लेफ्ट में खिसका सकते हैं क्या, यस यस ब्रो यस। ठीक है, आप ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, a² इट इज़ x² + ab, है ना, बल्कि मेरे को a³ चाहिए ना, a³, तो मैं क्या करूँगा, a² × a करूँगा ना, तो a³ में a² × a, तो 3a इट इज़ 3b और इट्स ab प्लस 3 - x², राइट, और a कितना है मेरे पास, इट इज़ x a b और 3 - x। ठीक है, चलिए सर, है ना, डिटरमिनेंट a की वैल्यू तो ये है। तो सर अब a³ निकालेंगे, देखो क्या होगा। अच्छा, मुझे सिर्फ ट्रेस चाहिए a³ का, तो मैं खां है ना, ये वाला एलिमेंट्स नहीं निकालने वाला, मैं सिर्फ ये और ये वाला एलिमेंट्स निकालूंगा। ठीक है ना, ये वाला एलिमेंट्स निकाल के क्या करूँगा, मेरे को सिर्फ ट्रेस चाहिए ना, तो ये और ये वाला निकालूंगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट्स x³ प्लस abx, राइट, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 3ab। ठीक है, क्लियर है क्या भैया। अच्छा, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 3ab और प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि ab × 3 - x प्लस 3 - x का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर है क्या भैया। हाँ, अब ट्रेस ऑफ a³ -18 है, यानी कि इसका और इसका सम, तो इसका सम देखेंगे x³ प्लस abx प्लस 3ab, राइट, और प्लस 3ab, राइट, और प्लस 3ab, राइट, और माइनस का abx और
ए माइनस बी का होल क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab² है ना, 3² ठीक है। ये वैल्यू टोटल एंटायरली -18 के इक्वल है ना। ये ट्रेस ऑफ ए क्यूब मतलब दिस प्लस दिस एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट का सम -18 के इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। देखिए ए बी एक्स से ए बी एक्स कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ठीक है। और ये 3ab बेसिकली 9ab हो गया, और ये प्लस का 27 हो गया, और ये 3 3 9 27 माइनस का 27x हो गया, प्लस ये हो गया 9x² और बराबर -18, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए अब इसको हटा दे रहा हूँ मैं और इसको सॉल्व करते हैं भैया। तो ये कितना हो जाएगा सर, 9ab और ये 18 और 27 कितना हो जाएगा, 27 और 18 8 7 15 यानी कि 5 का असल को 1 3 1 3 1 4 45, ठीक है ना। तो 45 हो गया। अच्छा, और बाकी क्वांटिटी अगर मैं उधर भी ले जाने लगूँ तो 27x माइनस 9x² माइनस 9ab। तो अगर मैं 9 कॉमन लेके डिवाइड भी कर दूँ तो 3x माइनस x² माइनस ab, तो ये 45/9 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5। और ये एग्जैक्टली ही तो क्या है भैया अपने पास, डिटरमिनेंट a का वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? सो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा काम करना था आपको, बट काम मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था। ये तो मैं आराम से हौले हौले एक एक चीज़ क्लियरली लिख के समझाता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ आप तो इसको बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ओके चलिए, तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। यस, 5 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट तो हो गया है ना, जहाँ तक वो एक्सपेंशन मेथड और सेरेस डायग्राम मेथड है। अब हम लोग फर्दर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मान लो आप, ठीक है। हालांकि आज की तारीख में वो कोर्स से तो उन्होंने हटा दिया है, जेईई मेंस के सिलेबस से तो, है ना। और अगर शायद देखें तो शायद एडवांस के सिलेबस से भी शायद हटा रखा है, एक बार मैं देखूँ क्या। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। दिस इज़ जेईई मेंस एंड एडवांस सिलेबस। तो वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर अप टू 3, है ना। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ इन्होंने मेंस से तो हटा दी, सॉरी एडवांस से भी हटा दी, और ठीक है ये कहाँ है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये रहा, यहाँ से भी हटा दी, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ लेकिन स्टिल हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट में ना बहुत ज़्यादा ना करके थोड़ा ही करेंगे, लेकिन करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट इज़ लाइक अ कॉमन सेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट खाली पता होने से, बेसिक ऑपरेशन पता होने से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी अगर आपकी इच्छा है कि आप उसको हटाना ही चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो आप उतना पोर्शन स्किप भी कर सकते हो, है ना, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है भैया। चलिए तो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे क्या। चलिए तो गाइज यहाँ पे अब हमने लेक्चर 1 जेईई प्रॉब्लम्स भी कर ली हैं, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट में डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस पर बेस्ड हम लोग कॉन्सेप्ट्स करेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स एंड जेईई प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।